जंगल, पेड़, बाग, फूल और शहर बार बार आते हैं, बल्कि ये प्रकृति और समाज के इन अवयवों के प्रति उनके प्रेम की प्रतिबद्धता है। उनकी ये कविताएं हमारे समय का सच बयान करने वाली कविताएं हैं। हमारे समय में जब विपक्ष और अल्पसंख्यकों के द्वारा हो रहे प्रतिरोध दर्ज किए जाने के बजाय उनके अस्तित्व में ही ना होने को परिलक्षित किया जाता है और उसका परिहास उड़ाया जाता है, ऐसे में उनकी कविता कहती है, मैं हरेपन में बोलती हूँ, आप मेरा अनुवाद हरितिमा में कर सकते हैं। जब आप मुझे चुप करेंगे, मैं कोपलों में उगाऊंगी, सबसे ज्यादा मुखर हो जाऊंगी मैं आपके मौन में। उनकी कविताएं गहरे अकेलेपन की पीड़ा से उपजी कविताएं हैं। उस अर्थ में ये पूंजीवादी व्यवस्था जनित एलियनेशन को दर्ज करती हैं कि किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यक्ति को अकेलेपन में ढकेल दिया। ऊपर से पूंजीवाद लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के पक्ष में खड़ा नजर आता है, लेकिन असल में इसने आदमी और आदमी के बीच एक गहरी खाई खोद दी है, जहां अभिव्यक्ति के बड़े बड़े साधन होते हुए भी समाज और परिवार में आपसी संवाद समाप्त हो जा रहा है। जब तक चाहे खेलते हैं, फिर तोड़ मरोड़ के फेंक देते हैं ये खिलौने। मैं एक सुनहरी सुबह की तलाश में एक संदली शाम को खोजती चली जा रही हूँ, जाने किस बहिश्त की आस में। मैं कहती हूँ और रोती हूँ और फिर दुखी होती हूँ। सबसे सुंदर समय, एक कविता है सबसे सुंदर समय। सबसे सुंदर समय कविता पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कवि किसी से कोई अपेक्षा ना रखने और स्मृति लोक के पक्ष में खड़ी नजर आती है। कवि का यह अनुभव है कि अपेक्षाएं दुख पैदा करती हैं, किंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखने पर दुख के ना होने का भ्रम जरूर पैदा होता है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। क्योंकि किसी से कोई अपेक्षा ना रखते हुए भी कवित्री रात की रानी के फूलों से ये आशा करती हैं कि वे अपनी खुशबू देंगे, आसमान बारिश देगा और नदी चुप्पी को जबान देगी। यहाँ यह कहा जाना कि स्मृति लोप होने से दुख समाप्त नहीं होगा, यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि स्मृति लोप होने से दुख समाप्त नहीं होगा, वरन मानवता पर ही संकट आ जाएगा। इस दुख में प्रकृति के विभिन्न अवयव अपना काम करते जाने का हौसला देते हैं, वो भी बिना किसी सम्मान के या पहचाने जाने की इच्छा के, जैसे रात की रानी के फूलों की खुशबू। एक दिन, ये कविता है एक दिन कविता माँ की अनुपस्थिति के शोक से उपजी कविता है। माएँ हमारे अस्तित्व और दुनिया के बीच एक झरोखे, एक खिड़की और कई बार दरवाजे की तरह होती हैं, जो बाहर का मौसम देखकर उस पार हमें भेजती हैं। लेकिन जब वे नहीं होती तो हमारे सामने एक ऊंची दीवार होती है जिसे लांघ कर जाना होता है। दुख की अनुपस्थिति ही शाश्वत है और जिसने ये समझ लिया वही सुखी है। एक और दूसरी कविता है उनकी गणेश कथा। गणेश कथा व्यक्तिगत जीवन से उपजी गहरे दुख और अवसाद के भाव की कविता है। असमय मृत्यु जीवन का सारा सौंदर्य खा जाती है, जबकि यह परम सत्य है और इसी में जीवन की पूर्णता भी है। जीवन का सारा सौंदर्य ही इस बात में है कि एक दिन सभी समाप्त हो जाएंगे, किंतु जीवन फिर भी बचा रहेगा अपनी संपूर्णता और विराटता के साथ। किंतु असमय मृत्यु जीवन की इसी विराटता को मृतक के परिवार के सामने किसी अलंघ्य पर्वत की तरह खड़ा कर देती है। साथ ही साथ ये किसी एक गणेश की कथा नहीं है, अपितु असंख्य गणेशों की कथा है, जिन्हें व्यवस्था के शीर्ष पर बैठे महेशों के शोषण और बेकारी के त्रिशूल में, आर्मयों का महाराग में, 47 का टहकता दाग में, भयानक परछाई में, टूटे सपनों की, केतक द्वारा का टुकड़ा टुकड़ा संविधान है, अमीरों के जबड़ों में फंसा मांस का नरम स्वादिष्ट वैध स्वाद है, जिसकी रेसिपी संविधान के किसी टुकड़े में दर्ज है। यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि ये कविता किस समय लिखी जा रही है, किस समय पढ़ी जा रही है। जिस समय हसदेव के जंगलों के कटने के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, जब बाघ संरक्षण के नाम पर टाइगर रिजर्वों के आदिवासियों को विस्थापित किए जाने के विरोध में हो रहे विरोधों के समाचार हम समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे में कविता हमें अतीत की ऐसी ही अन्य घटनाओं की याद दिलाती है कि क्या हम बार बार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति देखते जाने के लिए अभिशप्त हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने बैठकर ये तय कर दिया है।
इसी स्वर की ये कविता है, इतिहास वीरान हुआ जाता है। इतिहास वीरान हुआ जाता है जैसे हमारे वर्तमान के लिए गढ़ा गया कोई मुहावरा है, जो वे कहती हैं, दावा नल कहीं थमता ही नहीं, तेजाब की तरह उतरता है जिगर में और दिल तड़प के धुआं हुआ जाता है। शाम गिर रही है, इतिहास वीरान हुआ जाता है। इसी प्रकार एक कविता है स्वर्ग की सीढ़ी, जिसमें वर्तमान की विकास की अवधारणा पर कठोर बयान कर रही है ये कविता, जो दरअसल अमेरिकी साम्राज्यवाद पर जोरदार प्रहार करती है। जो वे कहती हैं, देवलोक हैं सुंदर, नाजुक गोरे चिट्टे, कुबेर से भी बड़ा खजाना लिए, पृथ्वी को दावानल के हवाले कर एक दिन मंगल और शुक्र पर बस जाएंगे। लिटिल बॉय और फैट मैन देवताओं के पटाखे हैं, आतिशबाजी है दावानल, सोने हीरे की चमक से आंखें खोलते देव सुरा सुंदरियों में अपने दुख को भुलाएंगे। साथियों, वर्तमान की चिंता किसी भी कवि की शोषण के विरुद्ध जंग की चिंगारियां भी बरसाती हैं, होंठ प्रेमिका को चूमते ही नहीं, क्रांति गीत भी गाते हैं, युद्ध का बिगुल भी बजाते हैं, बाहों में आलिंगन ही नहीं होता, दुश्मनों की हड्डियां भी चलमलाती हैं, सीने में प्रेम का उफान ही नहीं, विद्रोह का तूफान भी उठता है। आओ हम लड़े एक साथ अपने दुश्मनों से कि आगे से कभी लड़ाई ना हो, एक साथ बढ़ें अपनी मंजिल की ओर, जिस्म की शक्ल नहीं विचारधारा बनकर। इसके अलावा एक बात और जो उनकी कविताओं को पढ़ते हुए बार बार मन में पहुंचती है, वो ये कि मृत्यु का जो शोक है उनकी कविताओं में बहुत मुखर होकर बोलता है। ये बार बार उनकी कविताओं में इसका जिक्र आता है। पिछले कुछ एक सालों में, खासकर महामारी के दौरान और उसके बाद मृत्यु के शोक से उपजी कई कविताएं हमने पढ़ी। कवि के संवेदनशील मानस पर मृत्यु के शोक का असर सामान्य मनुष्य से थोड़ा ज्यादा होना स्वाभाविक ही है। इस संग्रह की कवित्री के मन पर भी किसी अप्रत्याशित मृत्यु का गहरा असर है। अलविदा, अब मैं विदा चाहती हूँ और एक दिन हम नहीं रहेंगे कविताएं इन्हीं भावबोध की कविताएं हैं, जो मृत्यु से उपजने वाले अलगाव के प्रतीक को सामने रखकर जीवन का गीत गाती हैं। वो दुख है उनके यहाँ, लेकिन उसके साथ साथ उसका प्रतिकार भी है, जो वो कहती हैं, हमारे जाने के बहुत बहुत बाद तक रहेगा घर, हमारे जाने के बहुत बहुत बाद तक रहेगा हमारा घर हो चुका यह मकान, यह अलमारी, बरसों बरती गई यह मेज, मेले से चुनकर लाया गया यह गुलदस्ता, बेहतरीन कारीगर के बनाए चमड़े के बने घोड़े, शिल्प हाट से लिए गए कांच के बगुले, टेराकोटा का घना पेड़, लिखने की इटालियन मोल्डेड टेबल, पहनी हुई चप्पलें, टूथब्रश, ढेर सारे नए कपड़े भी जो कभी पहने नहीं गए। इसमें बस एक जो उनका कविता का जो संग्रह का जो दूसरा हिस्सा है, उसमें थोड़ी सी अपनी बात रख के मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा। सुनो जो की श्रृंखला की कविताएं अलग अलग होते हुए भी किसी एक लंबी कविता के हिस्से लगती हैं। इन कविताओं में विचारों की एक लय और तारतम्यता है। इस अर्थ में ये कविताएं महाकाव्यात्मक अनुभूति लिए हुए हैं। ये कविताएं मेरी विरह की कविताएं नहीं हैं, बल्कि मिलन की आश्वस्ति की कविताएं भी हैं। निरंतर घृणा से भरे हमारे समय में प्रेम की पुकार लिए हुए ये कविताएं दुनिया और समाज के प्रति बेहतरी की आश्वस्ति हैं। आज कविता के निरंतर गद्य के करीब होते जाने के बीच ये कविताएं काव्य का जो परंपरागत सौंदर्य है और जो आधुनिक शिल्प है, ये दोनों इन कविताओं में देखने को मिलता है। बस एक बानगी देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, अपनी जगह लूंगा। देखिए यहाँ पे लय और जो छंद है उसका कितना अच्छा संयोग है और उसको पढ़ते हुए बड़ा मजा आता है। सड़क गली में रात घनी में चौराहे पर हर आहट में नीलकंठ के नीलेपन में तेज कदम में धीमेपन में उल्टे चलते सीधे बढ़ते राग में सुर में गीत की धुन में दिन के पहर में सांझ नगर में याद की हर एक तेज लहर में जोगी यह मन भूत बसेरा अंध गली में चक्कर काटे बार बार उसे पुकारे जिसने मन को छील दिया है खुशी का जुगनू विदा हुआ है छोड़ के काला घना अंधेरा। ये जो लय है और ये जो छंद है
ये बहुत आकर्षित करता है, बहुत इसको पढ़ते हुए आनंद आता है। बस अंत में मैं ये कहूंगा कि जब हम शेक्सपियरियन सॉनेट्स को पढ़ते थे तो उसमें बार बार डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स का जिक्र आता रहा, और जो विद्वान लोग थे जो शेक्सपियर के आसपास थे उनको लेकर के ये बड़ी बहसें हुआ करती थी कि ये डार्क लेडी ऑफ द सॉनेट्स है कौन, उसका शेक्सपियर से क्या संबंध है। तो सुनो जोगी पढ़ते हुए हमको भी हमारे मन में ये कौतूहल होता है कि ये जोगी है कौन। तो ये कौतूहल बना रहे और समय के साथ इसका पटाक्षेप हो। लास्ट में बस उनकी ही पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि बसंत यूं उगता है चेतना के संसार में, जैसे धरती डूब गई हो सूरज के प्यार में। तो हम बस ये उम्मीद करते हैं कि संध्या जी प्रेम में डूब कर इस तरह की कविताएं लिखती हैं और हमारे बीच कविताएं आती हैं। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी से अनुरोध है कि मंच पर उनके लिए भी कुर्सी है, वहीं बैठे हैं। और उन्होंने दिखाया कि संध्या जी की कविताओं में, संग्रह में इसका फलक कितना विस्तृत है, कितने स्वर एक साथ हैं, उसके शिल्प में कितना वैविध्य है, सब हमारे सामने प्रकट किया। बहुत ही आधार वक्तव्य जैसा होना चाहिए जिससे अन्य सारे वक्तव्य जुड़ सकें, उसका निर्वाह किया। मैं अपने शहर के नहीं बल्कि हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, कविता के बहुत ही जिम्मेदार आलोचक, हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और जनवादी लेखक, इलाहाबाद के रवायत है कि जब यहाँ कोई कार्यक्रम होता है खास करके लेखक संगठनों की ओर से, तो चाहे